नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, इस वक्त जम्मू कश्मीर को लेकर दो चार बड़ी खबरें हैं जो बड़ी चर्चा में है, जिसमें सबसे पहले डिलिमिटेशन की बात करते हैं हम। डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग जो है 20 को होने वाली है और उसमें जम्मू के जो मेंबर्स हैं, मेंबर पार्लियामेंट पाँच उनको इनवाइट किया गया है जी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस पर ऑब्जेक्शन लगाया था कि हमें एजेंडा नहीं भेजा गया। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके साथ धारा 370 और 35 से हटने के बाद 2019 के बाद जी घाटी के अंदर सबसे बड़ी जो है घटना कल टेररिज्म की जो हुई है, तो पुलिस बस पे हमला हुआ है, उसके बाद ये सबसे बड़ी घटना है। और तीसरी खबर जो हमारे जम्मू के लिए एक अच्छी खबर है, जो हमारी जम्मू की डोगरी गायिका लोकप्रिय गायिका पद्मा सचदेव पद्मश्री, उनके नाम से गांधीनगर वुमेन कॉलेज जो पीजी वुमेन कॉलेज है, उनके नाम से पद्मा सचदेव नाम से आज से उन कॉलेज का नाम रखा गया है। ये एक अच्छी खबर है। और आज देश के पहले गृह मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार पटेल जी का पुण्यतिथि है और पूरा राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण कर रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिलिमिटेशन की। डिलिमिटेशन को लेकर बहुत दिनों से जम्मू की चर्चा हो रही थी, जिसमें बहुत सी अपोजिशन पार्टीज जो है वो प्रोटेस्ट कर रही थी और वो कह रही थी कि जैसा कि लोकसभा में बताया भी गया था, डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट है वो राइट टाइम पे हो जाएगी, लेकिन ये कह रहे थे नहीं, हमारे साथ धोखा हो रहा है। इसके सिलसिले में आयोग ने 20 तारीख को होटल अशोक दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें सभी जो जम्मू के सदस्य हैं, जो पांचों जो मेंबर पार्लियामेंट है उसके सदस्य हैं, उनको बुलाया गया है ताकि फर्दर जो है उसके बारे में बातचीत कर सके, आयोग जो है रिपोर्ट सौंप सके। लेकिन इसमें भी राजनीतिक चर्चा काफी हुई और उसमें से सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक हमें एजेंडा नहीं मिलेगा हम मीटिंग में नहीं जाएंगे। इससे पहले पिछले साल भी कोरोना के कारण, या उससे पहले जब मीटिंग हुई थी तब भी इन्होंने बाइकआउट कर दिया था, बहाना कोर्ट का देखे कि इन्होंने गए नहीं। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि हमें एजेंडा नहीं मिला, जब तक एजेंडा नहीं मिलेगा तो हम मीटिंग में नहीं जाएंगे। तो कल आयोग ने इन्हें ईमेल करके एजेंडा जो है मीटिंग का वो भेज दिया गया है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी साल के फरवरी माह में, पिछले साल तो आपने बताया कि कोरोना की वजह से कोई कवायद नहीं कर पाया पश्चिम आयोग, जिसमें 3 सदस्य आधिकारिक स्तर के थे और 5 जो है 2 जम्मू से और 3 कश्मीर से सांसद थे। जम्मू के सांसदों ने शिकस्त की थी फरवरी माह में। जी। लेकिन इन्होंने ये कह दिया था कि हमारी एक याचिका 370 और 35 को लगी है सुप्रीम कोर्ट में, उसका जब तक निपटारा नहीं होता हम नहीं भाग ले सकते। लेकिन अब जो दोबारा 20 तारीख को अशोका होटल में सुबह मीटिंग बुलाई गई है, उसमें वो पुराना बहाना तो नहीं चला इनका। इन्होंने नया बहाना लगाया जी पेज फंसाने के लिए कि हमें एजेंडा बताया जाए। और सवाल ये है कि आपने अगर ऑब्जेक्शन ही लगाने हैं तो लोगों का कल्याण कब करना है? ठीक है, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि न्यायालय पे दैला मारा है परसिमन आयोग ने। इनको मेल के जरिए वैली के तीनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसदों, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, सीएमआन जस्टिस हसनैन मसूदी हो या बारामूला से मोहम्मद अकबर लोन हो, और जम्मू के 2 जुगल किशोर शर्मा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सवाल यह है कि अब क्या करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस? ये सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह की करतूतें करती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो मैं समझता हूँ ये उनको एक मायने में झटका देने की कोशिश की गई है, क्योंकि समझा ये जा रहा था कि एजेंडा नहीं आएगा तो ये नहीं जाएंगे। तो अब क्या फैसला लेंगे? फैसला लेना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। आपने जो कहा था आपकी मुराद पूरी हो गई, आपको एजेंडा पहुंच गया। एजेंडा ये है कि जम्मू कश्मीर में जो सीटें बढ़ाई जा रही हैं वो कहाँ और कितनी सीटें हैं, ये अहम पहलू है। आपको याद होगा अर्थर जी कि जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक सूबा जम्मू कश्मीर था, तब कुल 87 विधानसभा सीटें थी हमारे यहाँ। जब 5 अगस्त 2019 को विशेष दर्जा खत्म हुआ, 2 संघ शासित प्रदेश पुनर्गठित हुए, तो लद्दाख की 4 सीटें कम हो गई, जम्मू कश्मीर में 83 रह गई। उसके बाद आवाज़ें उठी जम्मू से तमाम तरह की, और आखिरकार केंद्र की मोदी सरकार ने फैसला लिया, कमीशन बनाया गृह मंत्रालय ने,
और जैसा सूत्र बता रहे हैं कि 7 सीटें शायद बढ़ाए जाने की कोशिश है। वो 7 सीटें कहाँ कहाँ बढ़ेंगी इस पर चर्चा होनी है, लेकिन सूत्र ये भी कह रहे हैं जिस प्रकार जम्मू की और कश्मीर की विधानसभा में असंतुलन बना रहा अब तक, संतुलन बनाने की कोशिश की जाएगी। बिग चंक जो है विधानसभा होगा जम्मू के साथ जोड़ा जाए। तो लेकिन बाकी जो उनकी मीटिंग है 20 तारीख को, उसके बाद देखते हैं क्या नतीजे आते हैं और उसके बाद क्या प्रतिक्रिया आती हैं। ये तो फिर 20 तारीख जी एक बात है, एक तरफ तो कहते हैं कि हमें राज्य का दर्जा दीजिए, राज्य का दर्जा नहीं, तक चुनाव अब लोगों के काम नहीं हो रहे, हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जब कामों के लिए, चुनावों के लिए जो ये प्रतिक्रिया है सबसे जरूरी है, आज की बात नहीं है, ये तो 10,370 से पहले से भी यही था कि डिलिमिटेशन जब तक होनी चाहिए, डिलिमिटेशन की जम्मू की बहुत पुरानी मांग थी। बिल्कुल। अब रह गई बात एजेंडा की। बिल्कुल। आप मीटिंग बुला रहे हो डिलिमिटेशन की, हाँ। एजेंडा डिलिमिटेशन होगा या किसी की शादी का होगा वहां पे? बिल्कुल सही कहा आपने। पता है, ये जानबूझकर पेच फंसा रहे हैं और लटका रहे हैं, और लोगों को बिल्कुल जगह जगह जाके भाषणबाजी करके बिल्कुल गलत जो है मैसेज दे रहे हैं ये लोग। सारी जितनी भी अपोजिशन की पार्टीज है गलत मैसेज दुष्प्रचार कर रही हैं। सीधी सी बात है, डिलिमिटेशन के ऊपर ही एजेंडा हो, एजेंडा भी आपके पास चलो आ गया, आप तैयारी करो, एजेंडे को देख लो। बिल्कुल। लेकिन ये तो एक बड़ी कॉमन सेंस है कि एजेंडा क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जी 2019 के बाद कल कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ी जो आतंकवादी घटना हुई, इसमें हमारे बहुत से पुलिस के जवान मारे गए, एक बस को दोनों तरफ से फायरिंग की, ग्रेनेड फेंका गया। ये 2019 के बाद पहला एक बहुत बड़ा हमला हम कह सकते हैं। उसके साथ साथ ही ये बॉर्डर के ऊपर भी, LOC पे भी और दूसरे भी आप देखेंगे पाकिस्तान कुछ ना कुछ ऐसी कार्रवाई कर रहा है, उसकी भी मतलब इनमें बढ़ोतरी हो रही है। ये सरकार का, सिक्योरिटी फोर्सेस का, सेना का ध्यान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू में कोई वारदात करते हैं, उसके बाद फौरन कश्मीर में कोई कर देते हैं। जम्मू की तरफ अगर सिक्योरिटी फोर्सेस वाले रुक करते हैं, वहां पे जब होते हैं, हालांकि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल तैनात रहते हैं, लेकिन एकदम को आके धोखे से आके चुपके से आके वार करता है तो उसका लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, एकदम जवाब देना मुश्किल हो जाता है, उसमें हमारे बहुत से जवान शहीद हो जाते हैं। तो ऐसी एक नई, एक मुझे लगता है पाकिस्तान ने नीति बनाई। देखिए, पाकिस्तान जब से, ये तो बंटवारे के बाद से लगातार साजिश करता है, जितनी जंगें हुई उसी चक्कर में हुई, और पाकिस्तान की कोशिश है कि घाटी के साथ साथ अब जम्मू प्रोविंस में भी आतंकवाद को पुनर्जीवित किया जाए। और परसों सोमवार जो शाम के टाइम पंता चौक से जुड़े J1 क्रॉसिंग पे जो घात लगाकर ग्रेनेड और फिर फायरिंग की गई, उसने निस्संदेह सुरक्षा एजेंसियों की आंखें खोल दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ अर्धसैनिक बलों के कैंपस हैं, राज्य पुलिस की बटालियन के बड़े दफ्तर हैं, DIG का भी दफ्तर कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी चुनौतियाँ हैं, और आने वाले दिनों में जिस प्रकार के सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही थी कि कार बम की एक खबर थी, कार बम से श्रीनगर में धमाका कर सकते हैं, तो हम समझते हैं कि देखिए कार बम नहीं वो सफल हो पाए, लेकिन उन्होंने उस भीड़ भाड़ का फ़ायदा उठा के, नजायज़ उठा के बस पर फायरिंग की और 14 लोग जख्मी हुए। और जिसने ये बताया 3 तो कल निकल गए थे, आज एक की और डेथ हो गई है। तो बड़ा दुखद है, चूँकि जो देश की सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए लगातार जान की बाजी लगाए बैठे हैं, इस तरह की शहादत बड़ा तकलीफ दे होती है उन घरों के लिए खास तौर से। और जहाँ तक आप पुंछ की बात करें, पुंछ तो आपको पता है LOC का इलाका है। पिछले दिनों पुंछ के सुरनकोट और मेंढर में जो जंगल बने हुए हैं, वहाँ हमारे सेना के कई जवानों की शहादतें हुई, वो जो है बाद में मिले नहीं। मैं समझता हूँ कि कल जो मारा गया लश्कर का आतंकी, वो पाकिस्तान मूल का था। निश्चित तौर पर वो वहाँ का साजिशकार भी होगा, और सेना को हम इस बात के लिए बधाई देते हैं, क्योंकि जब भी कोई किसी प्रकार की आपदा आती है, सेना ने हमेशा मोर्चा लिया है, और भारतीय सेना पे हर भारतीय को गर्व करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ दिल्ली की सरकार हो, यहाँ का प्रशासन हो, या सेना समेत अन्य सुरक्षा बल हो,
वो पूरी तरह चौकसी बरत रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। अब तो पुलिस भी बहुत सख्त हो गई है, जैसे कि पुलिस मुखिया डीजी दिलबाग सिंह ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और कल जो हादसा हुआ बड़ा ही एक दुखदाई इसलिए था कि वो अगर तो वो इनकाउंटर होता कुछ होता तो उसमें कोई बात होती वो तो अलग अलग बात थी। वो शिफ्ट अपनी खत्म करके बस में जा रहे थे और अचानक निहत्थों पर एक फायरिंग दोनों तरफ से कर दी और उनको शहीद कर दिया। जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और जम्मू में भी यूटी बना है, तो एक चीज़ है जम्मू के लिए बहुत अच्छी बात है कि जम्मू कश्मीर के लिए कि हमारे जो शहीद हैं, जहाँ हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, जहाँ बड़े बड़ी पर्सनैलिटी हैं, हस्तियाँ हैं, उनके नाम से रोड्स, कॉलेज और दूसरी चीज़ें बना रहे हैं उनकी याद में नाम है। और वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है ये। अभी तक तो हम एक ही परिवार को देखते थे, जो चीज देखो उसी परिवार की है। जब ब्रिज किसका है उसके नाम से, ये कॉलेज किसका है उसके नाम, जब मार्केट किसकी है उसके नाम से है। तो जम्मू कश्मीर में सब एक ही हस्ती नहीं थी। जम्मू कश्मीर तो डोगरों की वो भूमि है जहाँ एक से बढ़कर हस्ती है। और आज जो गांधीनगर विमेन कॉलेज है उसका नाम बदलकर हमारी जो लोकप्रिय डोगरी गायिका थी पद्मश्री पद्मा सचदेव, उनके नाम से पद्मा सचदेव पीजी कॉलेज कर रखा है। उसका आज जो मुहूर्त है, उसका जो इनॉग्रेशन है जम्मू के मेयर ने की है। ये एक बड़ी अच्छी खबर है। नहीं, आप बिल्कुल कह रहे हैं, ये खबर बहुत पॉजिटिव और हम समझते हैं कि ये डोगरा सम्मान की बड़ी बात है। ये अलग बात है कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर अभी भी सरकार आए बाएँ कर रही है, लेकिन जिस प्रकार पद्मा सचदेव ने डोगरी को एक ऐसे क्षितिज पर लाके बैठाया है, याद आता है डोगर सपाहिया, वो जो गाना उन्होंने लता जी से गवाया। जी जी जी। गीत तो वाला किसी और ने लिखा था मूल रूप से। जी जी जी। गवाया था उन्होंने लता जी से, वो गाना अमर हो गया। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी क्षति थी डोगरा साहित्य और कल्चर के लिए। लेकिन यह है कि चलो सरकार को याद रही, सरकार ने उनके नाम से कम गांधीनगर कॉलेज जो है उनके नाम से नामकरण किया, और हम जो उनके पीछे परिजन हैं उनको मुबारक देते हैं, और यहाँ के उपराज्यपाल को भी पीपी न्यूजीलैंड की ओर से हार्दिक मुबारक देते हैं। सतीश जी, आज हमारे देश के जो पहले गृह मंत्री सरदार पटेल जी का भी पुण्यतिथि है, तो सारा राष्ट्र उन्हें याद कर रहा है, नमन कर रहा है। आज वो दिन पुराने याद कर रहे हैं कि काश सरदार पटेल और थोड़ी देर रहते या प्रधानमंत्री बनते तो आज हिंदुस्तान का जो नक्शा कुछ और होता, और शायद ये जम्मू कश्मीर की जो समस्या थी समस्या रहती नहीं। लेकिन समय निकल चुका है, अब हम सिर्फ उनको याद ही कर सकते हैं। आज सारा राष्ट्र याद कर रहा है उन्हें। आप ठीक कह रहे हैं कि उनके पुण्यतिथि है, और ये जो है ये बड़ा एक व्यापक चर्चा का विषय है कि उन्होंने उस दौर में क्या किया और क्या नहीं किया। क्योंकि मैंने अपनी एक पुस्तक लिखी है कश्मीर एक अंतिम जंग, मैं लंदन तक गया था, वहाँ की लाइब्रेरी में पढ़कर मैंने रेफरेंस लिखे उसमें। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत की जो सबसे ज़्यादा रियासतों को जोड़ा गया उसका श्रेय केवल और केवल सरदार पटेल को जाता है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सरदार पटेल वो गृह मंत्री थे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। हमें उनके मतलब एक जिस प्रकार के उनके अलग अलग रूप और चेहरे हैं, कार्य प्रणाली है, उन सबको याद करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ऐसे जो हस्तियाँ हैं, राजनीतिक हस्तियाँ बड़ी विरली पैदा होती है सर। ये जो है ये सरदार पटेल जो है केवल वोट बैंक की राजनीति नहीं, इनको प्रॉपर सम्मान दिए जाने की जरूरत है जो इन्होंने मुल्क के लिए किया है। बिल्कुल। स्थिति चलते चलते एक दुख भरी खबर है कि जो हेलीकॉप्टर जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें पहले सीडीएस थे हमारे, उनके साथ समेत 14 तो थे। आज उनका जो पायलट था, विंग कमांडर, जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, आज सांसों ने जवाब दे दिया और उसकी मृत्यु होगी। हम पीपी न्यूजीलैंड की तरफ से बिल्कुल उनको बहुत श्रद्धांजलि करते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 13 जाने तो उसी दिन चली गई थी। इन पे थोड़ी उम्मीद टिकी थी कि शायद, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इस कदर बॉडी बर्न थी कि बच पाना बड़ा मुश्किल था। और परमात्मा उनको चरणों में वास दे जिस प्रकार बाकी 13 लोगों को दिया है। तो पीपी न्यूजीलैंड की ओर से
हार्दिक श्रद्धांजलि, उन परिवारों के प्रति सद्भावनाएं, यही कह सकते हैं। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।